आज से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम क्लास 11 का मैथ। और क्लास 11 के मैथ के अंदर हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के अंदर हम ये देखेंगे कि सेट थ्योरी किसने दी थी, सेट होते क्या हैं, सेट कितने टाइप के होते हैं, और सेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया था, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। विजुअल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट है क्या। तो सेट थ्योरी जो दी थी, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, कंटोर, इन्होंने ये सेट थ्योरी दी थी। इन्होंने सेट थ्योरी में ये बोला कि सेट होता क्या है। पहले तो सेट को डिफाइन करने की बात आती कि व्हाट इज द सेट, सेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में बात करेंगे कि सेट होता क्या है। सेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पहले एक और चीज समझते हैं कि कलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि कलेक्शन क्या होता है। क्योंकि सेट का कलेक्शन से रिलेशन है। देखिए, अगर आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, डेटा किस टाइप का हो सकता है। डेटा हो सकता है कि 5 मोस्ट ब्यूटी सॉरी 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो क्या ये सेट है, अभी हम देखेंगे। तो ये क्या है, एक डेटा है। डेटा कैसा है कि आप जो 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो कहीं भी हो सकते हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी हो सकता है कि आपसे कोई पूछे, अफ्रीका के अंदर भी हो सकता है कि 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो अब हो सकता है कि पर्सन ए को, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ पर्सन ए को, पर्सन ए कहता है कि नहीं, बी, सी, डी और ई, ये राइटर के नाम है, ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। लेकिन पर्सन, ये पर्सन, हम कहते हैं कि दिस पर्सन बिलोंग टू इंडिया, ये इंडिया के अंदर है। अब हम पर्सन बी की बात करते हैं। पर्सन बी यूएसए का सिटीजन है, और पर्सन बी से ये बोला जाता है कि आप बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कौन से 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं। तो पर्सन बी यूएसए के अंदर बैठा हुआ है, पर्सन ये बोलता है, पर्सन बी, कि नहीं, मेरे हिसाब से जेड, एक्स और वाई, पी, ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। देखिए, ये एक डेटा है, ये भी एक डेटा है। लेकिन इस डेटा के अंदर और इस डेटा के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये जो डेटा है, ये इंडिया के एक पर्सन है ए, उसके अकॉर्डिंग, उससे पूछे गए सवालों के जवाब का एक डेटा है। ये जो डेटा है, ये पर्सन बी से पूछे गए सवालों का डेटा है। अब मोस्ट 5 टैलेंटेड जो राइटर्स हैं वो दोनों के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। ये एक डेटा तो है, ठीक है, आप सब कोई पूछे डेटा तो है, लेकिन ये डेटा एक सेट नहीं है। और समझते हैं, अब सेट की जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन, तो सेट की डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड
कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, देखिए यहां पर शब्दों पर ध्यान देना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहां पर हर एक वर्ड का अलग मीन है। वेल डिफाइन होने का मतलब क्या होता है? ठीक से डिफाइन किया गया हो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कि सभी एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी आइटम हो सकता है जिनका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और कलेक्शन का मतलब आपने उन चीजों को एक साथ रखा हो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे कोई ये बोले कि 5, क्वेश्चन ये है 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो अब से आपको इससे पूछे क्या ये एक डेटा है? हाँ जी बिल्कुल डेटा है, कलेक्शन है, ये कलेक्शन है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे कि आपको पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो क्या ये एक कलेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल एक कलेक्शन है। तो क्या ये सेट भी है? ये एक सेट भी है। सेट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर इनको एलिमेंट्स बोला जाता है, 1 2 3 4 5, ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। एलिमेंट्स, इसके अंदर जितने भी डेटा आपने किया 1 2 3 4 5, दैट इज द एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1 कहीं नहीं आ रहा है, तो मतलब एकदम साफ है कि ये डिस्टिंग है, हर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग है। जैसे 5 आ गया, तो ये जो 5 है 4 से अलग है, 3 से अलग है, 2 से अलग है, 1 से अलग है। तो मतलब हर एक एलिमेंट यहाँ पर डिस्टिंग है। ठीक है। वेल डिफाइन कैसे है? देखिए वेल डिफाइन का मतलब, ये जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइन जो डेफिनेशन के अंदर शब्द आया हुआ है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप यही सवाल एक केनिया के अंदर बैठे हुए पर्सन से पूछते हैं, और सेम सवाल एक यूएसए के जो सिटीजन उससे पूछते हैं, और सेम क्वेश्चन आप इंडिया के लोगों से पूछते हैं, और सेम क्वेश्चन आप सऊदी अरेबिया के लोगों से पूछते हैं, और सेम क्वेश्चन आप किसी भी छोटे से कॉन्टिनेंट से पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजी, तो वो आपको यही जवाब देता है। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें वेल डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें कुछ और हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग 5 जो क्रिकेटर जो बहुत अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं क्रिकेट के, वो कौन से हैं? तो हो सकता है मैं सचिन का नाम ले लूँ, मैं किसी और का नाम ले लूँ। लेकिन अगर किसी और दूसरे पर्सन से पूछा जाए कि भाई आप अपने हिसाब से बताएं कि आपके हिसाब से क्या होगा, तो वो पर्सन बोलेगा नहीं मेरे हिसाब, मतलब मेरे हिसाब, उसके हिसाब से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कोई 2 पर्सन हो, या जिम्बाब्वे की कोई टीम है, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं, कलेक्शन तो है, आपसे डेटा पूछा गया है कि कलेक्शन तो है, लेकिन ये वेल डिफाइन नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताओ कि भाई अपनी 5 2 एक्टर्स के नाम बताओ आप, या एक्टर पूछ लेगा आपसे कि 2 एक्टर्स के नाम बताओ जो एकदम अच्छे लगते हो आपको, तो इंडिया के लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं मुझको तो सलमान खान अच्छा लगता है, कुछ बोलेंगे नहीं अक्षय कुमार। लेकिन किसी और पर्सन से पूछे वो कि नहीं नहीं मुझको तो सनी देओल अच्छा लगता है, और हो सकता है ये भी बोल दे कि रजनीकांत अच्छा लगता है। लेकिन अगर और किसी से पूछे तो वो बोलेगा नहीं 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 मुझको तो खैर करण जौहर अच्छा लगता है और अक्षय कुमार। तो मतलब यहाँ पर डेटा वेरी कर रहा है, ये डेटा तो है, दिस इज द कलेक्शन, लेकिन यहाँ पर ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अगर आप अमेरिका के अंदर पूछते हो तो ये वहाँ भी वेरी करेगा, उनके हिसाब से हो सकता है कि कोई और, कि नहीं नहीं भाई मेरे हिसाब से तो कोई टॉम क्रूज है। तो यहाँ पर डेटा तो है बट इट इज़ नॉट अ सेट। सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर
वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ और है चीज़ें, तो किसी और के हिसाब से कुछ और है चीज़ें, तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। तो कलेक्ट सेट के अंदर वेल डिफाइंड चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। अब जैसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कि आप, हाँ एक और बात करते हैं कि सेट के अंदर क्या अरेंजमेंट की मतलब अरेंजमेंट का कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल के बेसिस पे कि एक एग्जाम्पल, एक सेट दिया हुआ है। देखिए सेट को लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये करली ब्रैकेट लगाओगे और जैसे मैंने पीछे 1 2 3 4 5 5 नेचुरल नंबर लिखे, तो क्या मैं एक सेट बना लूँ और इसका डेटा में अरेंज कर दूँ, मतलब कि ऑर्डर चेंज कर दूँ, यहाँ पर 3 लिख दूँ, यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, फिर 4 और फिर 2, तो क्या ये दोनों सेट एक ही हैं या अलग अलग है? ये दोनों सेट सेम सेट, ठीक है, ये दोनों सेम सेट। मतलब अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट के ऑर्डर को चेंज कर दूँ तो सेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो दोनों एक ही सेट है, अलग अलग नहीं है, और इनको जैसे मैंने कहा कि इनको एलिमेंट्स बोला जाता है, ये जो होते हैं दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जरा थोड़े से क्वेश्चन समझते हैं। अब जैसे आपसे बोला जाए कि आप ये बताएं, हाँ थोड़े से क्वेश्चन ये देखते हैं कि भाई डेफिनेशन जो दी गई है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं या क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आपसे बोला जाए द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये एक सेट है? हाँ जी बिल्कुल सेट, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जितनी भी रिवर्स हैं उनको सबको वेल डिफाइन किया गया। गंगा के बारे में, ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इन सब के बारे में, इनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी वेल डिफाइन है, ठीक है, कि भैया अगर गंगा है तो गंगा की इतनी ट्रिब्यूटरी होंगी, तो ये सब वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। तो आप लिखोगे यस इट इज अ सेट, एक सेट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। एग्जांपल ये ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स लिख देते हैं, ठीक है, गर्ल्स इन इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडिया के अंदर सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स का नाम बताएं, तो क्या ये एक सेट है? पहली बात तो सवाल आती है, नहीं एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक कलेक्शन है? हाँ जी, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ये एक कलेक्शन है। तो क्या ये एक सेट है? सेट नहीं है। सेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अब हो सकता है कि ब्यूटीफुल का मतलब आप किसी की स्किन को देखकर, गोरी स्किन को देखकर ये समझो कि दैट इज द ब्यूटीफुल, ये भी हो सकता है। या ये आप ये सोचो, किसी की स्किन को ना देखो आप, किसी के आप फिजिक को देखो, भाई ये अच्छा, ये लंबी है, ये अच्छी है, इसके गाल ऐसे हैं, इसकी नाक बड़ी है, आंख छोटी है, ये बड़ा है, बाल अच्छे हैं, दैट इज द, ये क्या आएगा? दैट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, बट नॉट अ सेट। सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटा है, सॉरी, कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। तो ये सारे होते हैं। अब हम और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम्म, तो ये हो गया हमारे पास। अब थोड़े से क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कुछ चीज़ें, एनसीईआरटी के थोड़े से क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं, एनसीईआरटी और क्वेश्चन एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारे पास।
ठीक है, ओके। तो अगर आपसे ये पूछे कि जैसे क्वेश्चन आ गया ये कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर, आप जर्मनी में जाओ, जापान में जाओ, वो सब यही बताएंगे कि भैया 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 1 ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सभी होते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि आप ये बॉबिल्स के नाम बताओ, AEI, चाहे आप इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे आप जापान में, चाइना में चले जाओ, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, कहीं भी चले जाओ, आपको सब बॉबिल्स यही बताएंगे कि भैया ये देखिए सेट, इसको सेट में ऐसे लिखा जाता है कि मतलब ये ऐसे लिख दिया जाएगा, करली ब्रैकेट लगा जाएगा, AEIOU, ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की मतलब इन्हें ना जो कंटोर थे, इन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट करने की एक तरीका भी बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि और विजुअल फॉर्म भी देखेंगे और दूसरी भी प्रॉपर्टी फॉर्म भी हम देखेंगे कि उसमें कैसे लिखा जाता है। आपसे कोई पूछे कि प्राइम फैक्टर्स बताओ आप 210 के, तो आप सिंपल सी बात है, आप यही बताओगे। ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से कुछ और है, मेरे हिसाब से कुछ और है, कुछ तो थर्ड पर्सन है उसके हिसाब से कुछ और, तो ऐसा नहीं है। ये सब वेल डिफाइंड है, सभी के लिए एक जैसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इनकी। अब जरा हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉरी, ये अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये अभी हमने ये पढ़ी नहीं है, अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि हाँ देखिए नहीं नहीं ये भी नहीं है। हाँ यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स। बस आपको बताना है कि उनमें से कौन से सेट्स हैं। उसने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अगर आप जनवरी टू दिसंबर तक जाओ तो उसके अंदर ऐसे मंथ जो जे से शुरू होते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी जून जुलाई, तो ये सब ये मंथ आप बता सकते हो कि भैया ये आते हैं। और आप कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ बंदा उससे पूछे तो वो भी यही बताएगा। मतलब दिस इज द सेट, वेल डिफाइंड है और सब अलग अलग है। जनवरी अलग होती है, जुलाई अलग होती है, जून अलग होता है, तो ये एक सेट है, ठीक है। क्योंकि अब जस्टिफाई मतलब इट इज द वेल डिफाइंड, ठीक है, ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि वेल डिफाइंड है ये, ठीक है। आप कलेक्ट कर सकते हो उन सारी चीज़ों को। कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, देखिए अब आपके हिसाब से हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो सकता है, मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ सेट, सेट नहीं है। अ टीम ऑफ द, ठीक है, आप रीजन में क्या लिखोगे, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, रीजन में क्या लिखोगे, नॉट वेल डिफाइंड। ये भी ये लिख सकते हो, इट वेरी पर्सन टू पर्सन, ओके। तो दिस इज द आंसर, ये लिखने का तरीका होता है, इट वेरी, आंसर में लिखोगे इट वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये सब जस्टिफाई करने वाले आंसर है। अब टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब देखिए क्या ये एक सेट होगा, नॉट अ सेट, सेट नहीं होगा। आपके हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर, जो बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन है वो अलग हो सकता है, किसी के हिसाब से अलग हो सकता है। नहीं किसी को, मेरे जो छक्के मारता हो आपके हिसाब से वो ठीक हो सकता है, नहीं नहीं जो चौके मारता हो, नहीं नहीं जो पूरे मैच में डटा रहे, तो दैट इज द आपके हिसाब से। तो इसमें ये भी यही लिखेंगे, इट वेरी इज नॉट वेल डिफाइंड। ये सब लिखने के तरीके होते हैं, ये आपको मिलेंगे नहीं। ये जो पर्सन एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिनको पता होता है, जो पढ़ा रहे होते हैं, उनको पता होता है हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ द आंसर। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द टॉल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ द टॉल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर सभी जो टॉल्स बॉय हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हो। देखिए अगर आपकी एक क्लास है, ध्यान से देखना, ABCD, 40% की 40, जो देखिए कलेक्शन ऑफ योर ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास के अंदर, यहाँ तुम्हारी क्लास की बात हो रही है। तो अगर C और D, सॉरी A और C जो है टॉलेस्ट, उसने बोला कलेक्शन ऑफ द ऑल टॉल, सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास,
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, टॉल नहीं है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आपका, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके स्कूल के अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेट्स से 50 है। अब उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि 50 इन गर्ल्स हैं और रिमेनिंग जो बॉयज़ हैं। तो उसने बोला है कि ऑल बॉयज़, अगर आप किसी भी लड़की या लड़के से उठाकर ये पूछो अपनी क्लास में कि भाई ये बताओ कितने बॉयज़ हैं, तो वो भी, उसका भी जवाब सेम ही होगा। वो बोलेगी नहीं, 35 बॉयज़। आप किसी बॉयज़ से उठाकर पूछो तो वो भी बताएगा 35 बॉयज़। मतलब क्या, ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास की बात हो रही है। अ कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, दिस इज द वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड है, आपसे पूछे, किसी और से पूछे, आपके किसी दोस्त से पूछे या टीचर से पूछे, सब यही जवाब देंगे। कलेक्शन ऑफ द नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जो कलेक्शन, मतलब जो नोवेल्स लिखे हैं, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप जर्मनी में चले जाओ, सबको पता है, ठीक है। वेल डिफाइन है कि भैया इन्होंने ये कलेक्शन लिखे हैं, ऐसा गोदान लिखा है। तो अब ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से नहीं नहीं, उसने तो मुंशी प्रेमचंद ने तो ये कहानी लिखी। उसने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो वेल डिफाइन है, मतलब वो सब पता है सबको कि ये लिखे हैं, तो आपके हिसाब से मेरे हिसाब से बैरी नहीं करेंगे। अब ये सेट, ये हमारे पास सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स का आप कलेक्शन सबको बताए कि भाई ये भी एक ये सेट है ये। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबका कलेक्शन वेल डिफाइन है। 50 होंगे, आप बता सकते हो। आप चाहे जर्मनी में चले जाओ, आप उसको चैप्टर दिखाओ कि उससे पूछो कि भाई ये बताओ इसके अंदर कितने क्वेश्चन, वो बताएगा 50। आप चले जाओ न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड वाले से पूछो तो वो बताएगा 50। आप चले जाओ कहीं भी तो वो सब बताएंगे सेम ही, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है। आप इंडिया में चले जाओ, किसी टीचर से पूछो, किसी पढ़ने वाले बच्चे से पूछो, वो भी 50 ही बताएगा। तो ऐसा नहीं कि डेटा वेरी कर रहा है, डेटा सबके लिए सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये एक सेट नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। दिस दिस सिचुएशन, दिस कलेक्शन वेरी पर्सन टू पर्सन। वाई? आपके हिसाब से हो सकता है आपको तो चींटी से डर लगता हो, भाई मेरे चींटी ना काटे, हाय हाय मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोल दे। तो ये भी हो सकता है कि आपको चींटी से डर लगता हो, कि भाई आप बोलो भाई मेरे हिसाब से तो चींटी से बड़ा डर लगता है मेरे को, चींटी से मेरी मौत हो जाएगी, कान में घुस जाएगी, नाक में घुस जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। किसी को बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो कान खुजूरे से बड़ा डर लगता है, कुछ कुछ बोलते हैं नहीं नहीं भाई मेरे को छिपकली से बड़ा लगता है, शेर का तो मैं सामना कर लेता हूँ, शेर मतलब मैं, शेर तो मेरे से डर जाता है, ऐसा बोला जाता है, लोग बोलते हैं। तो दिस डेटा, दिस कलेक्शन ऑफ द डेटा इज वेरी पर्सन टू पर्सन, तो इट इज नॉट अ सेट। आपके हिसाब से हो सकता है टाइगर हो, लोमड़ी हो, ऐसा हो, गाय हो, बकरी हो। बकरी ने मतलब आपकी उंगली काट दी तो आप कहोगे ये तो मोस्ट डेंजरस पर्सन है यार, ये काट लेती है। तो ये सिचुएशन वेरी करती रहती है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ गए चीज़ों को तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आपको कर दोगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर आपको कुछ भी दे दो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर ये कुछ थोड़े सिंबल हैं, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले, इससे पहले बात करने से पहले हम जरा ये देखते हैं कि भाई आप ये जो सेट लिखा था, सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। 3 टाइप से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को तीन अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज हम बस यही सीखेंगे, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंट, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं? पहला जो तरीका है उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसे आपके पास एक सेट दे दिया, तो इसमें आप ना 1 2 3 4 5 5 नेचुरल नंबर ले लिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? सेट फॉर्म। ये होगी आपकी टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी इसको बोला जाता है। अब एक फॉर्म और होती है विजुअल फॉर्म। पहले सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं हम। सेट दूसरी फॉर्म होती है हमारे पास सेट सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, किसी नंबर को उसकी प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यही एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? इसको एक तरीका ये होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना। ये भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है लेकिन सिंपल वाली है, थोड़ी सी घुमा घुमा फिरा कर। तो आप लिखोगे कि एक्स, कॉलम लगाएंगे सच दैट कि जो एक्स की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ी है, 5 है और 5 से छोटी है। कॉमा लगाओगे एक्स बिलोंग टू एन। अब ये फिर ये बंद कर दोगे। कैसे लिखा जाता है, कॉमा क्यों लगाया, कॉलन क्यों लगाए, ये क्यों लगा, बिलोंग ये क्या होता है, इसके बारे में सब डिटेल से सीखेंगे। बस मैं आपको बस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना कि कैसे रिप्रेजेंट किया था। एक फॉर्म और होती है, इसको विजुअल फॉर्म बोलते हैं। ये रिलेशन फंक्शन के अंदर जब हम यूज़ करेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपके पास एक सेट है, यही सेट ले लो आप, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप इसको ऐसा एक अंडे के जैसा बनाओगे। यहाँ पर सेट लिख दोगे 1 2 3 4 5। तो इसको बोला जाता है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म। तो ये हमारी विजुअल फॉर्म थी। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक्चुअल में सीखेंगे, और इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन कॉलम कैसे लगाए जाते हैं, बिलोंग टू क्या मतलब होते हैं इनके, कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है इसको, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।